फर्स्ट वन इज QS&C। QS&C का मतलब क्या होता है? क्वालिटी सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वालिटी सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है साइट वर्क्स, ठीक है। मैं दोनों के बारे में डिफरेंस समझाता हूँ, उसके बाद ही बात करेंगे कि आपका क्या उसमें एज ए यूडीसी आपका क्या जॉब होगा, वहीं से पता चलेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो, ठीक है। तो पता चलेगा आ गया न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ गया अगर, तो वो सारे जो भी मतलब यूडीसी लेवल के हैं, जैसे टीए वगैरह है सीबीडीटी में, जिसका प्रमोशन बहुत फास्ट है, जिसके लिए लोग सीबीडीटी मतलब ज्वाइन करते हैं कि चलो इंस्पेक्टर नहीं निकला तो सीबीडीटी में भी रहेंगे, तो 3-4 साल में हम 5 साल में इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ऐसा लोग सोच के सीबीडीटी ज्वाइन करते हैं। लेकिन नया आरआर आ जाने के बाद फिर क्या होगा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि टीए टू सीनियर टीए 10 साल लग जाएगा, सीनियर टीए टू इंस्पेक्टर 5 साल, तो 15 साल यहाँ लग जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तब तो एमईएस बहुत अच्छा है उसके हिसाब से। लेकिन अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो एमईएस में हो जोनल ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन मतलब जोन के बाहर ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। जोन के बाहर ट्रांसफर बहुत मुश्किल है, मतलब एक जोन हुआ नॉर्थ से, आपका साउथ जोन में नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक तरीका है जैसे हो सकता है, वो है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर, मतलब कोई नॉर्थ वाले बंदे को साउथ जाना हो, साउथ वाले बंदे को नॉर्थ आना हो, और अपने दोनों में म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप क्यू में लगाएं, आपका और उसका मैच कर गया, तो आप में ये क्या कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। सीबीआईसी का भी बशर्ते कम डिमांड रहता है एज कम्पेयर टू सीबीडीटी, तो सीबीडीटी के टीए की तरफ बहुत लोगों का झुकाव रहता है। लेकिन इस बार एमईएस जो आया है, मे बी ये टीए के कट ऑफ को थोड़ा सा इंपैक्ट डाले, क्योंकि बहुत लोग जो है एमईएस को नहीं जानते हैं। अगर मेरे वीडियो से आप लोग जानेंगे तो आप देखेंगे कि अगर टीए में अगर आरआर रूल आ गया, न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ गया, और वो आपके ज्वाइनिंग से पहले इफेक्टिव हो गया, ठीक है, इफेक्टिव डेट, तो आप मैं तो कहूँगा तब तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आप लोग के डिमांड पर आज मैं एमईएस का वीडियो लेके आया हूं। एमईएस जो कि एक नया पोस्ट आया है, यूडीसी इन एमईएस, या कह सकते हैं एसएसए, जिसको कहते हैं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, एसएसए इन एमईए। एमईए यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट कहाँ है, कहाँ कहाँ उसकी ज्वाइनिंग हो सकती है, और प्रमोशन ट्रांसफर्स का क्या सीन है, वो सब के बारे में बात करेंगे। एमईएस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और चूंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से जा रहे हैं आप, उस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो बहुत सारे पर्क्स होंगे, उस सारे पर्क्स के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा डिस्कस करेंगे लास्ट में कि क्या इसका कट ऑफ जो है वो टीए से कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये भी 2400 ग्रेड पे का जॉब है, टीए भी टैक्स असिस्टेंट भी 2400 ग्रेड पे का जॉब है। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या बढ़िया है, क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों समझना होगा कि एमईएस है क्या। देखिए, जो भी हमारे मिलिट्री या जो भी आर्म्ड फोर्सेस है ढेर सारे, जो जैसे कि एयरफोर्स है, नेवी है, आपका आर्मी है, कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कुछ डीआरडीओ है, ये सारे जितने भी डिफेंस वाले सेक्शंस हैं, उन सभी का जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होता है, या कह सकते हैं जिनमें इंजीनियरिंग सपोर्ट चाहिए, ठीक है, उसको प्रोवाइड करता है एमईएस डिपार्टमेंट। एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट करता है। जैसे कि कोई डॉकयार्ड बनाना हो, कोई हार्बर बनाना हो मिलिट्री का, बिल्डिंग्स बनाना हो मिलिट्री के, मतलब रहने के लिए होता है ना कि क्वार्टर्स वगैरह बनाना हो, उस क्वार्टर्स वगैरह में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्वार्टर में पाइपलाइन बिछाना, ठीक है, सीवर वगैरह ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से सुविधा देना, और भी कुछ पार्क्स वगैरह डेवलप करना, कुछ रनवे वगैरह बनाना। देखते होंगे जैसे कुछ स्पेशल रनवे बनता है जहाँ पे फाइटर जेट प्लेन वगैरह उतरती हैं, या फिर अभी राजस्थान में एक रनवे जो बना था, आपको याद होगा, ठीक है, वो सब बनाना। रोड्स वगैरह कुछ बनाना, जैसे कि आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का आप सुने होंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना वगैरह के बॉर्डर वगैरह पे काम करती है, हम ये अरुणाचल प्रदेश में भी है उधर। वर्कशॉप्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, मिलिट्री हॉस्पिटल्स का बात के बारे में जानते होंगे आप, तो हॉस्पिटल्स जो भी है वो बनाना। नेशनल वॉर मेमोरियल है दिल्ली में, वो सब बनाना। तो ये सब जो भी बनते हैं ना कंस्ट्रक्शन, और भी कुछ चीज़ हो सके, मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ, जैसे कैंटीन वगैरह भी का भी डिज़ाइनिंग वगैरह हुआ, वो सब बिल्डिंग को भी बनाना। मतलब जहाँ भी इंजीनियरिंग का काम होना, वहाँ पे एमईएस आगे आती है और अपना काम करती है डिफेंस के लिए, लेकिन बाकी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ओनली डिफेंस के लिए। डिफेंस में क्या क्या, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। इतना ही नहीं, कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर कोई डीआरडीओ का बिल्डिंग वगैरह बन रहा है तो वहाँ भी, ठीक है। तो ये सारे जगह पे ये काम करती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेनली एमईएस है क्या, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है क्या, ये क्या करती है, मिलिट्री मतलब इंजीनियरिंग सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है किसी भी आर्म्ड फोर्सेस को, या कह सकते हैं मिलिट्री को। अब एमईएस में जब अंदर जाएंगे ऑफिस स्ट्रक्चर की तरफ, तो दो भागों में एमईएस को बांटा जाता है। फर्स्ट वन इज QS&C। QS&C का मतलब क्या होता है, क्वालिटी सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वालिटी सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है साइट वर्क्स, ठीक है। मैं दोनों के बारे में डिफरेंस समझाता हूँ, उसके बाद ही बात करेंगे कि आपका क्या उसमें एज ए यूडीसी आपका क्या जॉब होगा, वहीं से पता चलेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो, ठीक है, तो पता चलेगा आपको, ठीक है। QS&C का मतलब होता है क्वालिटी सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे कोई भी नया प्रोजेक्ट जो आता है ना, तो नया प्रोडक्ट में देखिए दो तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले तो कोई नया प्रोडक्ट आता है तो टेंडर निकलता है उसका,
टेंडर जब भी निकलता है, आप पेपर के वो तीसरे चौथे पेज पे देखते होंगे, टेंडर का एक लोगो आता होगा, मतलब टेंडर 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 वहाँ रहता होगा, जिस पेज को हम लोग नॉर्मली स्किप कर देते हैं, उसको पढ़ते कभी नहीं है। तो वो सब टेंडर पेपर में निकलता है, जिनको भी अप्लाई करना होता है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई राजमिस्त्री चाहिए, तो उसके लिए टेंडर निकालेगी गवर्नमेंट कि राजमिस्त्री का ज़रूरत है, आप कौन-कौन इसमें इंटरेस्टेड है, तो ये इंटरेस्टेड है, अपना-अपना वो डालेंगे अर्जी, और जिनका अप्रूव होगा उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग ये भी जानते होंगे इसके बारे में। घर में भी नॉर्मली आपका घर जैसे बनता है, तो आप राजमिस्त्री को पकड़ते हैं, 2-4 राजमिस्त्री से बात करते हैं, वो कोई बोलता है हम 1 लाख लेंगे, कोई बोलता है हम 2 लाख लेंगे, जिसका तो आपको कन्वीनिएंट लगता है उसका आप दे देते हैं, जिसका सर्विसेज़ थोड़ा अच्छा होता है, उसको आप नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो ये होता है टेंडर, तो टेंडरिंग का काम वहाँ होता है। दूसरा एक होता है आपका कोटेशन निकालना। कोटेशन निकालना मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, देखिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि मिलिट्री का या डीआरडीओ का बहुत बड़ा बिल्डिंग बना, या आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफ़िस बना, ठीक है, हेडक्वार्टर टाइप का। वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लैपटॉप्स का ज़रूरत है, तो बहुत सारे लैपटॉप्स का ज़रूरत है, तो वो ऐसे नहीं मार्केट से जाके खरीद लेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट्स को पैसा बचाने के लिए पहले कोटेशन निकालती है। कोटेशन का मतलब होता है कि एक अर्ज़ी निकालती है कि कौन-कौन मुझे कंप्यूटर देने के लिए मतलब कौन-कौन मुझे सस्ते दाम पे कंप्यूटर दे सकता है। उसमें बहुत सारे वेंडर्स जो होते हैं, जो कि पीएफएमएस पे लॉगिन्ड होते हैं, मतलब ऑलरेडी उनका वेरिफाइड अकाउंट होता है वेंडर्स का। सारे वेंडर्स नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी एक लाइसेंस होता है, ठीक है? तो सारे वेंडर्स जो हैं अपना अर्ज़ी डालेंगे उस पे। उस पे अर्ज़ी डालेंगे तो फिर क्या होगा, जिसका कोटेशन मतलब लगेगा कि हाँ, ये कंप्यूटर जो है अच्छा और सस्ता प्रोवाइड कर रहा है, सेम कंप्यूटर ये महँगा कर रहा है, तो सस्ता वाले को नॉर्मली चुन के उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो जो भी टेंडर का, कोटेशन रेज़ करने का जो भी काम होता है, वो क्वालिटी सर्विसेज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट में वाले डिपार्टमेंट में होता है, जिसको क्यूएस-एंड-सी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, और भी काम होता है, इसमें बिलिंग होता है और पेमेंट रिलेटेड वर्क होता है। पेमेंट मतलब अब मान लीजिए कोटेशन खरीदेंगे, तो जिससे भी कंप्यूटर लेंगे, उसका बिल तो जाएगा ही, बिल जाएगा। बिल जो है ऐसे नहीं जाता है, बिल जो है वो जनरेट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, पीएफएमएस एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे जनरेट करना पड़ता है, उसके थ्रू उसको पेमेंट होता है। तो वो वहाँ भी बहुत सारा पेपर वर्क, फाइल वर्क ये सब होते रहता है, ठीक है। बिलिंग वाला सेक्शन भी है। बिलिंग में अब मैं आपको बता दूँ कि एमईएस जो है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, उसके जो सारे एम्प्लॉइज़ का सैलरी जो पेड होता है, वो सीजीडीए करता है। मतलब उसका जो मतलब जो भी करता है ना, वो सीजीडीए करता है। सीजीडीए ही देखता है किसको पेमेंट कितना देना है या क्या करना है, और वहीं से उनका पेमेंट आता है सीजीडीए से। सीजीडीए के बारे में आप लोग वाकिफ़ होंगे, ठीक है? कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, तो वहाँ से उनका पेमेंट आता है। तो बिलिंग सेक्शन के पास सीजीडीएस से एक रिलेशन बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेडिकल बिल है, ये आपका ये बिल है, क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस का बिल है, ये आपका होम टाउन जो एलटीसी ले रहे हैं उसका बिल है, ये चिल्ड्रन एजुकेशन का बिल है, ये मेस बिल है, ये बहुत तरह तरह के बिल है। वो सारे बिल्स जो है ना, वो यहाँ से जाते हैं कहाँ पे, सीजीडीए में वेरीफाई होने के लिए, या सीजीडीए का एक कोई मतलब ऑफिस वहाँ भी रहता है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वो पेमेंट अप्रूव होता है, और फिर वो पेमेंट मतलब एमईएस को होता है, या एमईएस के एम्प्लॉयी को हो, या एमईएस के किसी भी वेंडर को हो, ठीक है? तो बिलिंग सेक्शन में भी आपका ड्यूटी लग सकता है, बिलिंग सेक्शन में आपको बिल्स वगैरह सँभालना होगा। तो आपका ड्यूटी अगर क्यूएस एंड सी में लग रहा है, तो आपका ड्यूटी ये 3 जगह लग सकता है, 3-4 जगह, जहाँ मतलब टेंडर वाला, टेंडर और कोटेशन वगैरह जहाँ काम होता है वहाँ पे, एक बिलिंग सेक्शन में, और एक पेमेंट सेक्शन में, पेमेंट जहाँ वेरियस वेंडर्स को पेमेंट किया जाता है, ठीक है? तो ये 3 जगह है जहाँ पे लग सकता है, ठीक है? क्या काम होता है मैं बताऊँगा अभी। दूसरा एक होता है साइट वर्क्स। तो साइट वर्क्स जो होते हैं वहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर्स जो होते हैं, मतलब मेन साइट पे जहाँ बिल्डिंग बन रहा है ना, उस बिल्डिंग जहाँ बन रहा है वहाँ पे काम होता है। तो वहाँ जनरली मतलब क्लर्कियल काम नहीं होता है, वहाँ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो एमईएस में जो जूनियर इंजीनियर है वही बस सरकारी हैं, बाकी जो वर्कर्स काम करते हैं ना, वो प्राइवेट से हायर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मतलब मज़दूर वगैरह जो काम करते होंगे उनको डेली बेसिस पे ऐसे ही रख लिया जाता है, या कॉन्ट्रैक्ट उसका भी होता है, उसको भी टेंडर किसी को दिया जाता है, वही डेली बेसिस वगैरह सँभालता है। मतलब कह सकते हैं कि वो चीज़ प्राइवेटाइज़ेशन है एक तरह से, ठीक है? वहाँ पे मतलब सरकारी कोई मज़दूर वहाँ जाके काम नहीं करता है, कोई प्राइवेट वाला ही काम करता है डेली बेसिस पे, जैसा कि और भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो समझता है, ठीक है। लेकिन हाँ, किसके देख-रेख में होता है वहाँ पे? जूनियर इंजीनियर के देख-रेख में होता है, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर एक वहाँ भी काम करता है, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लर्कियल वर्क है नहीं। हाँ, उसका जो पेपर वर्क होगा ना, मतलब उससे रिलेटेड, मतलब जेईई जो है बोलेगा कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ईंट खरीदना है, इतना ज़्यादा ये लगेगा, इतना ज़्यादा वो लगेगा, ठीक है। तो उसको खरीदना, उसका पेमेंट करना, ये सब फिर कहाँ होगा? क्यूएस-एन-सी में होगा। मतलब क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट में। तो वहाँ पे फिर इसका पेमेंट, वहाँ पे आपका काम आएगा, ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यूएस-एन-सी और एक साइट्स, ये 2 जगह है जहाँ एमईएस वर्क करती है। साइट्स को हटा दीजिए, साइट में क्लर्कियल वर्क नहीं होता है, वहाँ कंस्ट्रक्शन काम चलता है, सारा कंस्ट्रक्शन काम चलता है। और क्यूएस-एन-सी में ऑफिस, बैकलॉग ऑफिस है, जहाँ पे पेमेंट, बिलिंग, टेंडर, कोटेशन ये सब काम देखा जाता है, ठीक है? तो आपका जो ड्यूटी लगेगा वो यहीं लगेगा, क्यूएस-एन-सी में लगेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन साइट कंस्ट्रक्शन वाला जो काम होगा, उससे सारा रिलेटेड काम भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? आपको क्या-क्या देखना है, वो मैं बता दूँ आपको सबसे पहले। देखिए, आपको सबसे पहले तो डिस्पैचिंग,
लेटर का बहुत सारा डिस्पैचिंग होता है। टेंडर्स को अगर मान लीजिएगा टेंडर्स निकालना है तो टेंडर को सारे पेपर में देना, तो सारे पेपर को मेल करना, सारे पेपर को बाय मतलब लिख के कोटेशन भेजना, ठीक है। लिखा है कोई और, मान लीजिए आपको डिस्पैचिंग वगैरह का काम रहेगा, लेटर बनाना काम रहेगा, ठीक है। फाइल वर्क का काम रहता है, बहुत सारे फाइल वर्क होते हैं, उसको अरेंज करना। कहने का मतलब जूनियर इंजीनियर, ठीक है, या सीनियर इंजीनियर जो भी होंगे, उनको असिस्ट करना ही आपका काम है, ठीक है, और ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ये क्या कह सकते हैं, थोड़ा-सा ये टफ़ वर्क तो नहीं है, बहुत ही आसान काम है, क्योंकि मेरे दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने बोला कि काम जो बहुत ज़्यादा नहीं है, काम आसान है करना, लेकिन डिसिप्लिन बहुत फ़ॉलो करना पड़ता है। क्योंकि चूँकि आपके जो हेड होंगे ना, जो भी आप जिस ज़ोन में जाएँगे, वो कर्नल रैंक के हेड होंगे आपके। तो कर्नल रैंक के हेड होंगे, तो वो लोग बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हो सके कि आपको बात-बात पे बहुत ज़्यादा डाँट सुनने को मिल जाए। आप 5 मिनट भी ऑफ़िस में लेट नहीं हो सकते हो। प्रॉपर आपको आपका ड्रेसिंग सेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाओ, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं रह सकते हो। थोड़ा-सा मतलब वो लोग थोड़ा-सा हैं, ठीक है? मिलिट्री में जो जो रूल फ़ॉलो होता है ना, तो वो लोग सिविलियंस नहीं होते हैं। वो लोग जो हेड होते हैं, वो लोग डिफेंस से होते हैं। तो कर्नल रैंक के होंगे तो ऑब्वियस है थोड़ा-सा मतलब फ़ॉलो करना पड़ता है। तो वही मेरा दोस्त बता रहा था कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत हेक्टिक काम है, काम बहुत आसान है। हाँ, बिलिंग वगैरह में काम थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में आता है बिलिंग का, क्योंकि बिलिंग में कुछ टाइम बायरिंग काम रहता है कि इतने तारीख तक बिल्स का निपटारा कर दिया जाना है, तो वो थोड़ा टाइम बायरिंग हो जाता है कि 10 तारीख तक इतना बिल क्लियर करना ही करना है। लेकिन वो हो जाता है, मतलब ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। टेंडर वगैरह के सेक्शन में लगे तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर फ़ाइल जो है वो फ़ाइल मेंटेन करना, जैसे अभी मैं बता दूँ, जैसे बाकी क्लर्कियल काम में होता है कि कोई फ़ाइल नहीं मिल रहा है, सर को बोले कि सर अभी मिल नहीं रहा है, आपको 1-2 घंटा में देते हैं, ठीक है। तो बोला ठीक है, ठीक है, ठीक है, ढूँढ लो एक बार। अगर ये बात अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल या जो भी कर्नल वहाँ पे बैठे हुए हैं, या जो भी उससे भी कोई नीचे भी पद पे हो कोई, ठीक है, वो लोग बैठे हुए हैं, तो जूनियर इंजीनियर तक तो समझ जाएँगे, उसके ऊपर फिर आपको बहुत ज़्यादा डाँट सुननी सुननी पड़ेगी। तो थोड़ा-सा है कि वहाँ काम को लेके अटेंटिवनेस है, तो इस बात का बस ख़्याल रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका जॉब होता भी है, तो अपनी ड्यूटी को बहुत बखूबी निभाइएगा। लेकिन हाँ, एक बात मेरे दोस्त ने और बताई कि अ, ये जब भी आप कभी फँसते हो किसी भी काम में, तो सबसे पहले जो आपके लिए जो मदद करता है ना, वो आपका हेड करता है, जो कि सिविलियन नहीं होता है, जो कि डिफेंस से होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बशर्ते आपको आपको डिसिप्लिन के लिए डाँटेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसने अपना घर का स्टोरी बताया, उसके घर में कोई, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ़ होगी, ठीक है? तो उसकी मदर का एक बार तबीयत ख़राब था, तो बताया कि मतलब कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी, तो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करना, मतलब जहाँ नहीं इलाज हो सकता था, वहाँ से अच्छे से इलाज करवाना, ये सब जो है उसके हेड ने ही सब मतलब, एक होता है ना, एक जान-पहचान से हो जाता है थोड़ा-सा कि बात कर लेने से आप जाके डॉक्टर को बोले, एक कर्नल रैंक का अधिकारी कोई जाके डॉक्टर को बोलेगा कि भाई थोड़ा देख लेना, तो बात अलग होता है, ठीक है? तो वैसे में सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो आप बिहेवियर जितना अच्छा जब बना के रखिएगा ना, ठीक है? उतना ही ज़्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये रहा आपका काम, डिस्पैचिंग, लेटर रिसीविंग, कोई मतलब कोई आता है, उसको लेटर रिसीव करना है, कोई डिस्पैच करना है, फाइल्स को प्रॉपर रूप में रखना है, ठीक है? और आपका क्या कहते हैं, कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह का छोटा-मोटा काम, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राफ्टिंग, हाँ, टेंडर वाले सेक्शन में ड्राफ्टिंग होता है, बाकी बिलिंग वाले सेक्शन में मेरा फ्रेंड बता रहा था कि बिलिंग वाले सेक्शन में ज़्यादा काम नहीं होता है, कंप्यूटर रिलेटेड थोड़ा काम होता है, सारे बिल्स को कंप्यूटर यानी एक पोर्टल होता है, उसी पोर्टल पे चढ़ा देना होता है बस, ठीक है? उसके बाद मतलब कोई भी चीज़ अब थोड़ा-सा फाइल तो मेंटेन होगा, लेकिन अब वैसा पेपर वर्क रहा नहीं है, सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। आप यहाँ बिल चढ़ाएँ, आपको सीजीडीए में चला गया तुरंत, वहाँ से अप्रूवल ऑनलाइन मिल गया, आपको यहाँ पे पेमेंट आ गया, बात खत्म। ठीक है, पेमेंट भी है जो भी ऑफलाइन जा रहा है बस, लेकिन हाँ, ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन उसका थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है? तो ये टोटल वर्क हुआ आपका एमईएस का, ठीक है? मतलब यूडीसी का उसमें, यूडीसी कह सकते हैं या आप एसएसए कह सकते हैं, ठीक है, एमईए में, एमईएस में। आगे बढ़ते हैं, इसका वर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है वर्किंग डेज़, क्योंकि वर्किंग डेज़ जो है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसकी इसलिए है क्योंकि हर जगह जो है वो 6 दिन, सॉरी 5 दिन वर्किंग होता है और 2 दिन छुट्टी होता है। बशर्ते पीएएसए को अगर हटा दें, तो पीएएसए में भी 6 डेज़ वर्किंग है, 1 डे वीक है संडे को, और सेम एमईएस में भी यही सीन है, 6 डे वर्किंग और 1 दिन आपका छुट्टी संडे को। लेकिन एक थोड़ा-सा सुविधा दिया है कि वेडनेसडे या सैटरडे को, मैं फिर से बता दूँ, वेडनेसडे या सैटरडे, ये 2 दिन में से किसी एक दिन आप हाल्फ डे ले सकते हैं। मतलब 1 दिन छुट्टी और 1 दिन हाल्फ डे, मतलब सप्ताह में कह सकते हो 1.5 दिन की छुट्टी आपको मिल सकती है। ठीक है? ये हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि जिस दिन छुट्टी उस दिन कंप्लीट छुट्टी। आपको मतलब संडे वगैरह जाने से मतलब क नहीं जाना, कभी नहीं जाना पड़ेगा। काम उतना उतना टाइम बेयरिंग काम ही नहीं है कि आप जाओगे कभी भी। ठीक है? बशर्ते हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ बहुत मेजर कुछ ऐसा हो जाए तो कभी-कभी तो जाना पड़ सकता है, लेकिन जनरली वो लोग बोला कि मेरे हिसाब से कभी नहीं। ठीक है? आप एकदम एन्जॉय कर सकते हो। ठीक है, अपना सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे संडे नहीं, अब संडे, ठीक है, और सैटरडे या वेडनेसडे को आप हाफ डे ले सकते हो, ठीक है? ये बात हुई।
आपका टाइमिंग का। अब आते हैं हम लोग प्रमोशन पे, जो कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट है प्रमोशन। देखो प्रमोशन जो बताया, उसने बताया कि प्रमोशन के हिसाब से थोड़ा-सा मतलब अच्छा नहीं है, मतलब एज़ पर करंट सिनेरियो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर मान लो कि आरआर आ गया, न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ गया अगर, तो वो सारे जो भी मतलब यूडीसी लेवल के हैं, जैसे टीए वगैरह है सीबीडीटी में, जिसका प्रमोशन बहुत फास्ट है, जिसके लिए लोग सीबीडीटी मतलब जॉइन करते हैं कि चलो इंस्पेक्टर नहीं निकला, तो सीबीडीटी में भी रहेंगे तो 3-4 साल में हम 5 साल में इंस्पेक्टर बन जाएँगे, ऐसा लोग सोच के सीबीडीटी जॉइन करते हैं। लेकिन जो नया आरआर आ जाने के बाद फिर क्या होगा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि टीए टू सीनियर टीए 10 साल लग जाएगा, सीनियर टीए टू इंस्पेक्टर 5 साल, तो 15 साल यहाँ लग जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तब तो एमईएस बहुत अच्छा है उसके हिसाब से। लेकिन अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो एमईएस में प्रमोशन बहुत स्लो है। अभी के ये के सिनेरियो के तहत यूडीसी या एसएससी जो है, जो कि 2400 ग्रेड पे का जॉब होता है, उसका फर्स्ट प्रमोशन 7 टू 8 ईयर्स में होता है। ठीक है? और वो बनते हैं ओएस या एसओ कहते हैं उसको। एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर, या ओएस भी कह सकते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। दोनों सेम ही पोस्ट है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा एसओ या ओएस में। ठीक है? दोनों जो आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं सर्च कर रहा था, तो दोनों देखने के लिए मिल रहा था, एसओ या ओएस। जनरली हम लोग ओएस समझते हैं, ओएस जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं। उनका काम होता है फिर वही आपका मस्टर वगैरह को ध्यान में रखना, ऑफिस का मैनेजमेंट सँभालना, कोई भी ऑफिस में जितने भी मतलब ये स्टेशनरी के आइटम आ रहे हैं, वो सब का ट्रैक रखना, तो वो काम होता है। तो वो आप 7-8 साल में बनते हैं और उसके बाद आपका फिर एओ में प्रमोशन होता है, एओ ग्रेड 1 में, जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है? वो 4600 ग्रेड पे का होता है, लेकिन उसका भी प्रमोशन 7-8 साल लग जाता है आपका, फ्रॉम एसओ टू एओ। ठीक है? एसओ या ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट से आप बनते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेकिन 4600 ग्रेड पे ग्रेड 1। उसके बाद उसी का प्रमोशन होता है ग्रेड 2 में, एओ ग्रेड 2 में। उसमें भी लगभग 5 साल लग जाते हैं, एओ ग्रेड 2, और वो होता है 4800 ग्रेड पे, जो कि गैस्टेड पोस्ट होता है। ठीक है? और वही 4 साल बाद एमएससीपी लग के 5400 होता है, वहाँ तक आप बस जाओगे। उसके बाद आपका प्रमोशन मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है, एक तरह से समझ लो, जैसा कि वो बता रहा था। हाँ, आपका कंटिन्यू वही ग्रेड पे जो है एमएससीपी लग के बढ़ते रहेगा। ठीक है? तो बस यही है। प्रमोशन के हिसाब से देखें तो आप 7-8 साल में ओएस, फिर 7-8 साल ले लो एओ का, यानी लगभग मान लो कि 16 साल, 5 साल ले लो आप एओ ग्रेड 2 यानी 4800, यानी कितना हो गया आपका 16-5 21, और 4 साल, और आपका 4 साल 5 साल लग जाएगा आपको ये 5400 होने में। मतलब एओ ग्रेड 2 ही रहेगा बट 5400 हो जाएगा। तो 25-26 साल आपका निकल गया, इतना में तो नॉर्मली मतलब उसके बाद 1 2 4 5 10 साल के बाद आपका रिटायरमेंट का एज हो ही जाता है। ठीक है? तो आप नॉर्मली रिटायर कर जाओगे, या आगे कुछ देखो क्या सिनेरियो होता है, तो हो सके कि एओ में ही एक मतलब ग्रेड पे और बढ़ जाए आपका। ठीक है? 5400 से और कुछ 5600-5800 ऐसा कुछ बढ़ जाए। ठीक है? मतलब एमएससीपी ही लग के बढ़ सकता है, प्रमोशन उसके बाद रुक जाता है। तो ये आपका टोटल 3 प्रमोशन होगा। ठीक है? प्रमोशनल एस्पेक्ट से देखें तो 3 प्रमोशन ठीक है। ठीक है? जो आप 48 या 5400 ग्रेड पे तक पहुँच जाओगे। गेस्टेड ऑफिसर से तो रिटायर हो गए, इतना है। ठीक है। दूसरा अब आते हैं हम लोग कहाँ-कहाँ पोस्टिंग होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि होम पोस्टिंग, होम पोस्टिंग, होम पोस्टिंग, लेकिन कहाँ-कहाँ होगा प्रमोशन, मतलब पोस्टिंग कहाँ-कहाँ होगा, वो बहुत बड़ा कंसर्न है। चलो, और क्या ट्रांसफर्स होगा कि नहीं होगा, देखिए सबसे पहले समझने के पहले हम लोग देखेंगे क्या किस तरह का ऑफिस स्ट्रक्चर होता है। देखिए ऑफिस 2 तरह का मेनली होता है वहाँ पे। एक होता है सीई यानी चीफ इंजीनियर का ऑफिस, और एक होता है चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर यानी सीसीई। ये 2 ऑफिस होता है, सीई चीफ इंजीनियर और सीसीई यानी चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। ठीक है? सीई में भी 3 तरह के होते हैं, सीईएएफ, सीई आर्मी और सीई नेवी। ठीक है? सीईएएफ में सीईएएफ से समझ रहे होंगे एयरफोर्स, सीई आर्मी से आर्मी वाले, सीई नेवी से नेवी वाले, और एक सीई अदर्स भी होता है। ठीक है? उसके बाद सीसीई में भी सीसीईएएफ, सीसीई आर्मी, सीसीई नेवी, सीसीई अदर्स, डीआरडीओ वगैरह या फिर कैंटीन वगैरह ये। तो इस तरह से बाँटा होता है। उसी को आप कहीं भी देखेंगे ना, तो उसी को ई1, ई2, ई3, ई4, ई5, ई6 ऐसे करके बाँटा होता है अलग-अलग। ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा था तो एक मैशअप क्रिएट हो जाएगा फिर यहाँ पे वीडियो में। आप बस ऐसे समझ लो कि 2 सीई, सीई में सी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड अदर्स, और सीसीई यानी चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर में वही आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और अदर्स। ठीक है? और इसी को अलग-अलग ई1, ई2, ई3, ई4, ई5, ई6, ई7, ई8 ऐसे बोला जाता है। ठीक है? तो इस तरह से ये बोला जाता है, और इसी में आपका जहाँ भी काम हो, ई1 ज़ोन में हो, ई2 में हो, ई3 में हो, ई4 में हो, हर सबके ऑफ़िस सब जगह हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ई1 का ऑफ़िस इस लोकेशन पे है, ई2 का ऑफ़िस इस लोकेशन, सबका सब जगह पे है। ठीक है? मतलब किसी का कहीं-कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं-कहीं हो सकता है ई3 वाला ऑफ़िस नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली सब जगह है। ठीक है? तो आपका पोस्टिंग कहाँ-कहाँ होगा वो देखने के लिए देखिए
एमईएस का बहुत सारा सेंटर है, लगभग 600 सेंटर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आपका पोस्टिंग कहाँ होगा इसका तो कोई वैकेंसी डिटेल है नहीं, और ना ही अभी कहीं आया हुआ है कि किस ज़ोन में कितना वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन फिर भी बात करूँ तो कहाँ-कहाँ हो सकता है, आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें बैंगलोर, ठीक है, प्रयागराज, गांधीनगर, नागपुर, शिलांग, उधमपुर, पालम, पालम एयरपोर्ट जानते होंगे आप लोग, ये अंडमान एंड निकोबार है, बरेली है, भटिंडा है, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, फिर जयपुर है, जालंधर है, जोधपुर, कोलकाता। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये सब जगह हो सकता है, जिसमें कोच्चि, विशाखापट्टनम भी है। कुछ असम के एरिया भी है, जैसे दिंजन, मीसामारी और नारंगी, ये सब असम का भी एरिया है। तो हर जगह ऑल ओवर इंडिया में नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सब जगह, सेंट्रल इंडिया, सब जगह उसके ऑफिसेज़ फैले हुए हैं। यहाँ तक कि लेह में भी है और अंडमान निकोबार में भी है, ठीक है। तो हर जगह ऑफिस है। तो आपका पोस्टिंग कहाँ होगा ये यार, प्लीज़ मैं कमेंट में भी मत पूछिएगा, कि क्योंकि मैं खुद नहीं बता सकता, मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हूँ कहाँ होगा और कितने पे कट ऑफ निकलेगा, तो डिस्कस करते हैं आगे। लेकिन किस ज़ोन का कितने पे निकलेगा, वो जब पता ही नहीं है कि कहाँ-कहाँ कितना वैकेंसी है, तो उस पे अनुमान लगाना बेकार है, ठीक है? अब आते हैं आपका ट्रांसफ़र्स के बारे में। क्या ट्रांसफ़र होता है? क्या आपको घर के पास मिल सकता है? देखिए, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन ज़ोन, ठीक है? टोटल 6 ज़ोन या 6 ज़ोन में बाँटा हुआ है, जिसमें ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया और एक ज़ोन है आपका, ठीक है? तो ये सारे अलग-अलग ज़ोन हैं। जिस ज़ोन में हो, ज़ोनल ट्रांसफ़र पॉसिबल है, लेकिन मतलब ज़ोन के बाहर ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। ज़ोन के बाहर ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल है। मतलब एक ज़ोन हुआ, नॉर्थ से आपका साउथ ज़ोन में नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक तरीका है जैसे हो सकता है, वो है आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मतलब कोई नॉर्थ वाले बंदे को साउथ जाना हो और साउथ वाले बंदे को नॉर्थ आना हो, और अपने दोनों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप क्यू में लगाएँ, आपका और उसका मैच कर गया, तो आप में ये क्या कहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बेसिस पे आप घर के नज़दीक वाला लोकेशन ऑप्ट कर सकते हो, बशर्ते वहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई बंदा रेडी हो, या फिर अगर ऐसे ट्रांसफ़र लेना है तो ज़ोन ट्रांसफ़र ही मतलब विदिन ज़ोन ही हो सकता है ट्रांसफ़र, ज़ोन के अलावे नहीं हो सकता है। तो ये एक कह सकते हैं कि होम स्टेट के लिए ट्रांसफ़र रूल्स के लिए, अगर मान लें साउथ दे दिया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जल्दी मिलता नहीं है, तो फिर एक हो सकता है कि हमेशा के लिए साउथ आपको लेना पड़े, ठीक है। या ठीक है, उतना दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। आते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके सैलरी के बारे में। तो 2400 का ग्रेड पे का सैलरी आपको पता ही है, 2400 जो है 25,500 के बेसिक से स्टार्ट होता है। 25,500 बेसिक प्लस आपका एचआरए जो है वो 27% चल रहा है, अगर एक्स सिटी का बात करें तो, वाई सिटीज़ में 18%, जेड सिटीज़ में 9%। आप ये कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे कुछ डिडक्शंस भी हैं, आप डिडक्शन भी देख सकते हैं। और इन हैंड सैलरी आपको जो भी मतलब टोटल ग्रॉस और डिडक्शन को उसमें से माइनस कर दीजिए, आप खुद ही समझदार हैं, आप कर सकते हैं। तो आपका वो ग्रॉस सैलरी, ठीक है, मतलब टोटल इन हैंड सैलरी मिल जाएगा, जो कि लगभग 50 तो नहीं, उससे थोड़ा-सा कम आता है, ठीक है। तो ये सब रही रही बात मतलब एमईएस के एसएसए और यूडीसी का जो वैकेंसी है उसके बारे में। वैकेंसी बहुत अच्छा है इस बार, 1300 समथिंग, शायद 1317 सीट है, तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी, बहुत अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके पर्क्स क्या-क्या मिलते हैं। देखिए, पर्क्स बहुत हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट पर्क्स का बात करें हम, तो वो है कैंटीन कार्ड। कैंटीन कार्ड का फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। कैंटीन कार्ड बोले तो आपको पता होगा कि मिलिट्री का अपना अलग एक कैंटीन होता है। मिलिट्री का अलग कैंटीन होता है, वहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स और लिकर आइटम्स भी मिलते हैं। लेकिन मैं अभी क्लियर कट बता दूँ आपको कि आप अगर एज़ अ सिविलियन जॉब करते हो वहाँ पे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ग्रोसरी कार्ड ही मिलता है, लिकर कार्ड नहीं मिलता है। लिकर कार्ड बस वहाँ पे जो आर्मी पर्सनल जा रहे हैं ना, उनको मिलता है। तो आप ये मत समझिएगा कि जा रहे हैं तो बहुत सारा लिकर खरीदेंगे कैंटीन से, ठीक है। नहीं, बस ग्रोसरी कार्ड ही खरीद सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे बाइक या कार वगैरह नहीं निकाल सकते हैं आप अपने कार्ड पे। लेकिन हाँ, अंदर में जाएँगे तो बहुत सारा ये रहता है, बहुत सारा जान-पहचान बन जाता है, जिससे कि आप कर सकते हो। तो एक कैंटीन का जो कार्ड है, वो एक एक्स्ट्रा पर्क्स कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स प्रिवेंटिव हो या एमईए भी जॉइन कर लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पर्क्स हो जाता है। दूसरा स्पेशल पर्क्स अगर बात करें तो इसमें क्वार्टर फैसिलिटी बहुत अच्छा होता है। एमईएस में जो जाते हैं वो मतलब आर्मी का इस डेडिकेटेड क्वार्टर्स होते हैं, तो क्वार्टर भी आपको जल्दी अलॉट हो जाता है, ठीक है। बशर्ते उसके लिए आपका एचआरए कटता है, बट क्वार्टर्स में सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत अच्छा होता है। सिक्योरिटी के पर्पज़ से अच्छा होता है, प्लस में उसमें मेस की सुविधा रहती है। अगर आपको खाना वहाँ नहीं बनाना है, तो आप क्वार्टर्स में जाके, क्वार्टर्स जो भी होता है वहाँ पे मेस का सुविधा रहता है, मेस में भी आप जाके ईज़िली खाना खा सकते हो बहुत कम पैसे में, ठीक है। तो कहीं भी रहेंगे तो आपको शायद दिक्कत ना हो, ठीक है। ये सब रही बात इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब दिस ऑल अबाउट्स सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इन एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत वर्क्स, इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, ट्रांसफर्स पॉलिसी एंड कहाँ-कहाँ आपका जोन एलोकेशन होगा। बात करते हैं कि इसका टीए जो है, टीए से इसका कट ऑफ कैसे रहने वाला है। तो देखिए, नो डाउट है कि टीए जो है एक अंडररेटेड पोस्ट है सीजीएल का,
क्योंकि जो लोग उधर नहीं ले पाते हैं, मतलब इंस्पेक्टर वगैरह नहीं मिलता, उनका चॉइस रहता है कि हम टीए इन सीबीडीटी या टीए इन सीबीआईसी लें। टीए इन सीबीआईसी का भी बशर्ते कम डिमांड रहता है एज़ कम्पेयर टू सीबीडीटी। तो सीबीडीटी के टीए की तरफ बहुत लोगों का झुकाव रहता है। लेकिन इस बार एमईएस जो आया है, मेबी ये टीए के कट ऑफ को थोड़ा-सा इम्पैक्ट डाले, क्योंकि बहुत लोग जो है एमईएस को नहीं जानते हैं। अगर मेरे वीडियो से आप लोग जानेंगे तो आप देखेंगे कि अगर टीए में अगर आरआर रूल आ गया, न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ गया और वो आपके जॉइनिंग से पहले इफ़ेक्टिव हो गया, ठीक है, इफ़ेक्टिव डेट, तो आप मैं तो कहूँगा तब तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि इसमें मैंने सुना है, जैसा कि मैंने बात हो रही थी मेरे फ्रेंड से, ठीक है? और मैं एक फ्रेंड से नहीं, 2-3-4 फ्रेंड से बात किया हूँ, क्योंकि आपको याद होगा इसका एक एलडीसी में भी पोस्ट होता है, एलडीसी इन एमईएस का भी पोस्ट होता है। तो एलडीसी में मेरा एक फ्रेंड है, उससे भी बात हुई मेरी, तो वो लोग बता रहे थे कि पढ़ने का टाइम बहुत मिलता है, मतलब इतना काम हेक्टिक नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो और फिक्स जॉब है 9 टू 5, 9 बजे आपको आना ही आना है, लेट होएगा तो आप डाँट खाओगे और 5 बजे आप एकदम चले जाओ, एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको देर तक रुकना पड़े। हाँ, 15-20 मिनट, आधा घंटा देर चलता है, ठीक है, लेकिन जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स है, टाइम बायरिंग मैटर में बहुत ज़्यादा देर तक रात-रात भर काम करना पड़ता है, वैसा कुछ नहीं है। हेक्टिक जॉब नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो। तो हो सके ये सभी रीज़न जो है, अगर मेरे वीडियो से आप लोग को ये मतलब वीडियो ज़्यादा लोग देखें, तो हो सकता है कि ये जो है टीए के कट ऑफ को इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसा मैं गारंटी तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कर सकता है, क्योंकि ठीक है, पर्क्स भी ठीक-ठाक हैं। प्रमोशनल एस्पेक्ट से ही थोड़ा-सा कम है, लेकिन प्रमोशनल एस्पेक्ट कम देखें तो यार, अगर न्यू आरआर आ गया तो टीए का भी तो वही प्रमोशन हो जाएगा, फिर सेम ही रह जाएगा एक-दूसरे से, मतलब सेम क्या है, ये थोड़ा आगे ही निकल जाएगा। इसमें आप 4200 जो है 8 साल में ही बन जा रहे हो, वहाँ 10 साल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब रही बातें, तो आपको क्या प्रेफ़रेंस में देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसकी कट ऑफ कितने के आस-पास जाएगी, आपको होम टाउन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब का जानकारी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि पता ही नहीं है मुझे कि किस ज़ोन में, या किसी को भी नहीं पता, पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएँगी तब पता चलेगा किस ज़ोन में कहाँ-कहाँ, कितना-कितना वैकेंसी खाली है। उसके अकॉर्डिंग पता चल पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैंडिडेट्स का मूड क्या होता है, क्या अपने प्रेफ़रेंस फॉर्म में इसको टीए एलिजिबिलिटी से ऊपर डालेंगे या एमईएस को ऊपर डालेंगे, या किसको ऊपर डालते हैं, किसको नीचे डालते हैं, उस पे भी इसका कट ऑफ डिपेंड कर सकता है। अगर टीए एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर, सब लोग ऊपर-ऊपर प्रेफ़रेंस डालते रहें, तो एमईएस का कट ऑफ हो सकता है थोड़ा-सा लो जाएगा। मान के चलो कि अगर 285 के आसपास अगर टीए का कट ऑफ जा रहा है, तो इसका 282 280 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा-सा ये इम्पैक्ट डाल सकता है आपके कट ऑफ को, टीए के कट ऑफ को, ठीक है। तो ये सब रहा बात, इन सारी बातों के बारे में और भी कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपको पता है मैं कमेंट सेक्शन का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, ठीक है। एक आध कमेंट छूट जाते हैं यार, कभी-कभी मेरे से स्किप हो जाता है, तो उसपे आप मतलब नाराज़ ना होइएगा, दोबारा कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर दूँगा उसका जवाब। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके मतलब जो भी आपके जान-पहचान में अपने फ्रेंड्स ग्रुप में होंगे, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जल्दी आपको यूट्यूब पे ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, मतलब एमईएस का मैं खुद सर्च कर रहा था तो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिला। तो मैं कितना ज़्यादा सर्च करके ये कंटेंट्स लाया हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। आप खुद इतना सर्च करके देखो, आपको जल्दी नहीं मिलेगी चीज़ें। तो होप्स हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और नहीं करे होंगे तो आप जल्दी से ये सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही मैं वो मोटिवेटेड वीडियो बनाता रहूँ। और जल्द ही आपके बाकी सारे वीडियोज़ जो भी कमेंट में आपने दिए हुए हैं, जिसमें आपका अकाउंटेंट एंड सीएजी वगैरह का भी वीडियो के लिए आप लोगों को बोला है, डबल ए के वीडियो के लिए बोला है। लेकिन चूँकि टाइम थोड़ा कम रहता है दोस्तों, क्योंकि कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग, शूटिंग सारा मुझे ही करना पड़ता है, तो थोड़ा-सा टाइम कम मिल पाता है। मैं भी ऑफ़िस जाता हूँ तो थोड़ा-सा दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्द ही जल्द सारे वीडियोज़ बना पाऊँ। तब तक के लिए बाकी सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपके। चलिए, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं, बाय-बाय।